नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3-4 महीनों में बैंक पेंशनर्स के कुछ मुद्दे पार्शली सुलझाए गए हैं, जिनमें कि 100% ये न्यूट्रलाइजेशन का है, जो कि 2002 से नवंबर 2002 से पहले के पेंशनर्स थे, उनको डीए का जो स्लैब सिस्टम था उसको ख़त्म करके 100% न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन उनको कोई पुराना बेनिफिट नहीं दिया गया, एरियर वगैरह कुछ नहीं दिया गया, और केवल प्रोस्पेक्टिव डेट से ही अक्टूबर 2023 से न शुरू किया, जिससे कि हर पेंशनर्स को एरियर का तो नुकसान हुआ ही, उसके ऊपर जो ब्याज मिल सकता था वो भी नहीं दिया गया। अगर ये मामला कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता तो इसमें न केवल एरियर मिलता, बल्कि इसमें एरियर के ऊपर ब्याज भी देने के आदेश करता। मगर ये कोर्ट के डिसीजन से पहले ही IBA द्वारा UFBU को MOU साइन करने के लिए कहा गया, और उन्होंने वही MOU साइन कर दिया जिसमें कि एरियर का कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया, जिसकी वजह से लाखों पेंशनर्स को जो उम्मीद लगी हुई थी उस पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा, और उन्हें जो 2005 से कम एरियर मिल सकता था वो एरियर नहीं दिया गया। दोस्तों, इस विषय पर CN वेनुगोपालन जी, जो कि एक्स मैनेजर हैं और एक्स स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के डायरेक्टर रह चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी, उन्होंने अब फाइनेंस सेक्रेटरी से श्री विजय शंकर तिवारी, अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर्स के खिलाफ परमिशन टू प्रोसीड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए पत्र लिखा है, जो कि 22 दिसंबर 2023 का है। और इस पत्र में क्या लिखा है इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है जिस पर अब कोर्ट में फिर से केस चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलेंगी। लेटर के पहले पैरा में उन्होंने लिखा है, इन टर्म्स ऑफ द पेंशन रेगुलेशन ऑफ बैंक इन force, full dearness relief was payable to the pre-November 2002 retirees from 1/5/2005 through paragraph 2 subpara 3 of the sanction. The public servant was short changing the benefits payable to them for making a wrongful gain to the pensioners and a wrongful gain to the bank controlled by the Under Secretary. The benefit was denied in connivance with the Indian Banks Association on the basis of a settlement or joint note dated 2/6/2005, concluded by it with bank unions and associations, tinkering with the पेंशन रेगुलेशन। इस तरह से पेंशन रेगुलेशन के अगेंस्ट ये MOU साइन किया गया, और जो कि इलीगल है, जिसके लिए वो बार बार अपने कम्युनिकेशन भेज रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि बैंक पेंशन रेगुलेशन के अगेंस्ट ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, द पेंशन रेगुलेशन आर स्टैट्यूटरी एंड the settlement or joint note has no statutory basis. The sanction of the 100% dearness relief from 1/10/2023 makes it unambiguous that the benefit was a legitimately payable one, and para 2 subpara 3 of the sanction letter of Under Secretary was resulting in थेफ्ट ऑफ द पेंशन पेएबल। इस तरह से जो ये पैरा में जो अंडर सेक्रेटरी द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वो पेंशन की चोरी की गई है। अगले पैरा में उन्होंने लिखा है, द पेंशन फंड ऑफ बैंक्स आर built up of the CPF of the employees and CPF refunded by retired employees, and it is held in trust by the banks for payment of pension in accordance with the pension regulations. The managing director of bank having dominion over the pension fund were not paying pension in accordance with the pension regulations, which in amounts to breach of trust by public servant and by the banker. An act falling within the
scope of Section 405 and 409 of Indian Penal Code. The whole process is aided and abetted by the public servant who sanctioned the 100% DNS relief neutralization with effect from 1/10/2023 only, when it was payable from 1/5/2002 to the pre-November 2002 retirees. This was resulting in wrongful loss of benefit for 221 months in range of rupees 10 lakh to 18 lakhs in individual cases, depending on the basic pay and date of retirement of the pensioners. इस तरह से 10 से 18 लाख के करीब का हर पेंशनर को नुकसान है उनके रिटायरमेंट डेट और बेसिक पे के हिसाब से जो पेंशन फिक्स हुई होगी. द intervention of the public servant in the functioning of the bank, which having autonomy of operation, is totally unwarranted. The managing directors of concerned banks, Indian Banks Association and Unions of Employees and Association of Officers and the Department of External Financial Services were playing an organized crime by not paying the pension when the pension fund of the bank parked about rupees 3,58,000 crores belonging to the employees and the pensioners. जो गोपालन जी कह रहे हैं वो बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि पेंशन फंड में 3,58,000 करोड़ पड़ा हुआ है जो कि बैंक के पेंशनर्स का ही है, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से इकट्ठा हुआ है और उनको पेंशन देने के लिए जो रेगुलेशंस हैं उसके अंतर्गत इसी फंड से उनको पेंशन दी जानी थी और बैंक जो 2002 पेंशनर्स और रिटायरीज हैं उनको डीए न्यूट्रलाइजेशन का बेनिफिट भी उसी के तहत मिलना था. लेकिन गवर्नमेंट के कर्मचारी और आईबीए और बैंक मैनेजमेंट मिल करके पेंशनर्स को उनके हक से वंचित रख रहे हैं. उन्होंने फर्दर लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड on 17/12/1982 in its DS Nakra case and in DS Nakra and others versus Union of India that pension is a right, not a bounty or gratuitous payments. The payment of pension does not depend upon the discretion of the government, but it is governed by the rules and government servant coming within those rules is entitled to claim pension, this being the law applicable to the whole nation, and the public servant was making pension subject to his discretion in gross neglect of the law laid down बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी हुई है वो एक लैंडमार्क जजमेंट है और सभी जगह अप्लीकेबल है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट ने उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं. ऑन अप्रोचिंग द स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट with a complaint against the organized crime against those concerned required to produce a no objection certificate from competent authority as laid down in the section 197 of the Criminal Procedure Code. I therefore request you to kindly issue your no objection certificate at the earliest for proceeding against the Shri Tiwari, Under Secretary EFS and the Managing Directors of the State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Bank of India, Indian Bank, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra and Punjab and Sindh Bank. इस तरह से उन्होंने पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट एक्शन क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए परमिशन मांगी है और सभी बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भी मांगा है और उसमें श्री विजय शंकर तिवारी जी अंडर सेक्रेटरी को भी शामिल किया गया है. हालांकि ये डिसीजन न केवल विजय शंकर तिवारी जी का होगा बल्कि उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी होंगी अगर ये केस क्रिमिनल केस
के लिए फाइल किया जाता है तो उसमें और भी ऑफिसर्स के नाम आ सकते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या इसमें परमिशन दी जाएगी या नहीं। साथ ही आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक के केस में भी यही हुआ, जब 40 से 50% पेंशन की बात आई तो उसको भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स के देने के बजाय प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने की बात की गई है, जिसके लिए अब कार्रवाई चल रही है। अभी तक स्टेट बैंक के पेंशनर्स को पेंशन 50% नहीं दी गई, लेकिन उम्मीद की जाती है कि जनवरी की पेंशन में उन्हें पेंशन दी जाएगी। हालांकि अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया, जिसके लिए भी डीएफएस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है। आशा है कि स्टेट बैंक के केस में भी अभी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के लिए केस फाइल किया जाएगा, जो कि 22 जनवरी 2024 की सुनवाई के दौरान होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जो ये कार्रवाई श्री सीएन बैंक वेनुगोपालन जी करने जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा असर हो सकता है अगर यदि डीएफएस द्वारा इसमें अपने लेवल पे कोई कार्रवाई की गई तो। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, अन्य किसी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।